ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेशन का, जिसमें हम देखेंगे कि डिविडेंड्स की एंट्री किस तरह से करते हैं और डिविडेंड्स के अंदर जो डिफरेंट डेट्स इन्वॉल्व होती हैं वो भी देखेंगे। डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है डिविडेंड की, यानी आप हम ये कहते हैं ना कि डिविडेंड के ऊपर जिसके हाथ में हो, जो बेरर होगा वही उसी का जो शेयर है जिसके पास होगा उसी को उसका डिविडेंड मिलेगा। तो उसके आपने वो ना एक रजिस्टर ओपन करते हैं कि कौन सा शेयर किसके पास है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है कि ये शेयर इस वक्त आपके पास है। तो जब अनाउंस करते हैं तो उसके बाद 3 वीक्स का टाइम दिया जाता है डिविडेंड के अंदर, कि 3 वीक के अंदर आप जो है ना अपना रजिस्टर करा लें कि ये शेयर आपके पास है, ताकि डिविडेंड आपको इशू किया, आपको डिविडेंड जो है ना आपको ट्रांसफर किया जा सके। पहले तो खैर चेक्स देते थे, अभी भी हो सकता है कुछ जगहों पे चेक्स होते हो, तो वो चेक्स भेजते हैं, फिर बैंक चेक्स भेजते हैं या फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। 3 वीक्स का टाइम वो होता है, फिर उसके बाद 3 वीक्स के बाद फिर आफ्टर ऑलमोस्ट आफ्टर 4 वीक्स जो है वो फिर ट्रांसफर करते हैं वो। तो 3 डेट्स जो है ना इंपॉर्टेंट होती हैं डिविडेंड के अंदर, तो वो हम देखेंगे डिविडेंड का प्रोसेस क्या है। अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट आप कह लें या डिक्लेरेशन कह लें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और फिर उसके बाद आपकी डिस्बर्समेंट होती है उसकी। लेकिन हम जो इसकी एंट्री है वो किस वक्त करते हैं, अनाउंसमेंट पे क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्या करते हैं, और जब पेमेंट करते हैं उस वक्त क्या करते हैं, तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री कहाँ जाएंगे। ठीक है, और डिविडेंड कहाँ जाके इम्पैक्ट करता है, फिर हम रिटेन अर्निंग को देखेंगे, रिटेन अर्निंग के डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, और इनकम रिपोर्टिंग के अंदर हम देखेंगे कि अब इनकम स्टेटमेंट को भी देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है, और बैलेंस शीट के अंदर भी देखेंगे, यानी एक तरह का एनालिसिस हम इसका यहाँ पे भी करेंगे। इजी है ये भी, कुछ चीजें नहीं होंगी, बाकी चीजें आपने की हुई हैं। ठीक है, तो हम उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंट्रीज हैं कैश डिविडेंड्स की और स्टॉक। अच्छा, डिविडेंड की टाइप्स हैं, 3-4 डिफरेंट टाइप्स के डिविडेंड्स होते हैं जो हम देते हैं। स्टॉक डिविडेंड्स भी होती हैं और स्टॉक स्प्लिट भी होता है, यानी डिविडेंड की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको हम एक तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उनकी एंट्रीज कैसे होती है। ठीक है, आइडेंटिफाई द आइटम्स रिपोर्टेड इन रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। तो हम रिटेन अर्निंग की जो वैल्यू हम रिपोर्ट कर रहे थे, पूरी वैल्यू को उठा के वहां लिख रहे थे। पीछे अभी हमने देखा पार्शियल बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का जो पार्ट था उसके अंदर हम रिटेन अर्निंग को ऐड करते हैं। पेड इन कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग माइनस ट्रेजरी स्टॉक, तो हम कहते हैं कि टोटल आपकी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी बनती है। तो उसमें रिटेन अर्निंग की सिर्फ वैल्यू उठा रहे थे, उसकी वैल्यू हमने वहां बात की थी कि हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी वैल्यू की कैलकुलेशन कैसी होती है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा है वो क्या है जी, ये है प्रिपेयर एंड एनालाइज कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वो सारी इसके अंदर आप मेंशन करेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा ना, हमने पहले भी खैर कॉम्प्रिहेंसिव ही किया था, उसमें सिर्फ रिटेन अर्निंग का पार्ट जो है वो डिटेल के अंदर नहीं था, वो हम रिटेन अर्निंग को स्टेटमेंट से देख लेंगे तो उसकी वैल्यू वहां से वहां पे आ जाएगी। ठीक है, डिस्क्राइब द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ कारपोरेशन इनकम स्टेटमेंट। तो आप देखेंगे कि कारपोरेट की जो इनकम स्टेटमेंट होती है कारपोरेशन की, ठीक है, वो किस तरह की होती है, क्या फॉर्म है, यानी उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसका कंटेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम इसको रिपोर्ट करते हैं। हमने मर्चेंडाइजिंग के अंदर हमने देखी थी ना इनकम स्टेटमेंट दो तरह की, मल्टी स्टेप और सिंगल स्टेप। तो सिंगल स्टेप जो आपकी होती है ना स्टेटमेंट, उस तरह की स्टेटमेंट आप इसमें बनाते हैं। ठीक है, और ओवरऑल आप देखते हैं जी कि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पे क्या फर्क पड़ा आपकी अर्निंग का, तो वो आप ईपीएस निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो उसकी कंप्यूटेशन वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है, टॉपिकली देख लेते हैं इसको। टॉपिकली हम डिविडेंड के अंदर देखेंगे कैश डिविडेंड कैसे होता है, कब बनाओ, यानी कि कितनी कौन सी डेट्स होती हैं, कैसे पे होता है,
कौन सी एंट्रीज होती हैं। इसी तरह से स्टॉक डिविडेंड्स को देखेंगे और स्टॉक स्प्लिट्स को भी देखेंगे। स्टॉक स्प्लिट भी एक बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज़ है, इसको भी हम देखेंगे। स्टॉक स्प्लिट में ये होता है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो अ, अ, उसकी जो वैल्यू होती है ना पर शेयर, वो रिड्यूस हो जाती है। नॉर्मली ये उन स्टॉक्स के ऊपर करते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है मार्केट के अंदर, यानी कुछ शेयर ऐसे होते हैं ना जिनकी वैल्यू बढ़ते 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 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो उसमें आप फिर स्टॉक स्प्लिट्स कर देते हैं। स्टॉक स्प्लिट करते हैं तो उसके शेयर की वैल्यू फिर नीचे आ जाती है और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करने से क्या होता है कि आपकी जो एक्टिविटी है, ट्रेडिंग है उस स्टॉक की, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये डिविडेंड्स को आपने देखना है, डिविडेंड का टॉपिक देखना है, फिर रिटेन अर्निंग का टॉपिक देखना है। ठीक है, रिटेन अर्निंग की रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट क्या है, अगर रिटेन अर्निंग के अंदर कोई पिछले पीरियड की कोई अंदर कोई चीज़ें एडजस्टमेंट होने वाली हैं, वो क्या है, और फिर आपकी रिटेन अर्निंग की पूरी स्टेटमेंट कैसे बनती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एनालिसिस, तो आप प्रेजेंटेशन देखेंगे स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन की, आप एनालिसिस देखेंगे कि आप कौन सी चीज़ों को देखते हैं विद एसेट्स, ठीक है, या विद इनकम, और इनकम स्टेटमेंट की भी आप रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं और उसका एनालिसिस भी देखते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर यानी कॉर्पोरेशन के अंदर हम किस तरह से ये सारी चीज़ें, तो बेसिकली ओवरऑल आपके 3 टॉपिक रहेंगे, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग और आपकी प्रेजेंटेशन और एनालिसिस। ठीक है, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश और स्टॉक टू स्टॉक होल्डर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल क्या है, जितना आपके पास ऑलरेडी है उसके हिसाब से। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स कौन से हो सकते हैं, कैश डिविडेंड है, प्रॉपर्टी डिविडेंड है, स्टॉक डिविडेंड है, और स्क्रिप्ट्स हैं, प्रोमिसरी नोट। तो सबको नहीं कवर करेंगे हम, मेरे ख्याल में इसमें कवर करेंगे कैश डिविडेंड को और स्टॉक डिविडेंड को कवर करेंगे। ये आप कह लें कि स्कोप से बाहर है ये चीज़ आपकी, लेकिन ये है कि ये भी डिविडेंड की पार्ट्स के अंदर आते हैं। अगर मैं पूछे आपसे, तो डिविडेंड इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द पार और स्टेटेड वैल्यू। तो डिविडेंड आपका किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज के हिसाब से, या आपको 10% डिविडेंड मिला है, 20% डिविडेंड मिला है। ठीक है, तो वो क्या कैसे आप देख रहे होते हैं परसेंटेज उसकी, जो डिविडेंड की जो पार वैल्यू होती है, जो स्टेटेड वैल्यू होती है, उसके ऊपर परसेंटेज के तौर पे देख रहे होते हैं, या फिर उसको एज अ डॉलर अमाउंट पर शेयर आप देखते हैं कि पर शेयर कितना डिविडेंड आपने दिया है। ठीक है, तो डिविडेंड को आप एक्सप्रेस दो तरह से कर सकते हैं, एक परसेंटेज के तौर पे पार वैल्यू या स्टेटेड वैल्यू के ऊपर, दूसरा डॉलर वैल्यू के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड को देख लेते हैं। फॉर अ कॉर्पोरेशन टू पे अ कैश डिविडेंड इट मस्ट हैव रिटेन अर्निंग। तो कहते हैं कैश डिविडेंड को पे करने के लिए या तो आपके पास रिटेन अर्निंग हो, ठीक है, मस्ट हैव नहीं, या तो नहीं, रिटेन अर्निंग होगी तभी आप उसका डिविडेंड पे करेंगे, यानी आपने कुछ जो अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसे सेट असाइड किए होंगे, सेव किए होंगे, रिटेन अर्निंग होगी तभी आप उसमें से तभी आप कैश डिविडेंड पे करेंगे, अदरवाइज नहीं पे करते। पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड फ्रॉम रिटेन अर्निंग इज लीगल इन ऑल स्टेट्स। तो रिटेन अर्निंग भी आपका प्रॉफिट ही है ना, उसके अंदर पड़े होते हैं पैसे, तो आप कैश यहाँ से भी पे कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग में से भी पे कर सकते हैं। सम टाइम ये है कि भाई आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आप मार्केट सेंटिमेंट्स बेहतर रखना चाहते हैं और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको उसके ऊपर पूरा उतरना चाहते हैं, और अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपकी मार्केट वैल्यू है आपके स्टॉक की, उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो आप डिविडेंड दे देते हैं तब भी। तो अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुए तो रिटेन अर्निंग में से ही आप डिविडेंड पे कर देते हैं। ठीक है, रिटेन अर्निंग भी तो आपकी अर्निंग्स है ना, ये भी तो अर्निंग्स है ना, प्रॉफिट है ना जो आपने अपने साइड पे किया हो, या फिर आपके पास एडिकेट कैश हो, कैश डिविडेंड पे करें ना, यू आर पेइंग इन कैश। तो अगर कैश होगा तो तभी पे करेंगे ना, एडिकेट कैश। सम टाइम ये होता है कि आपके प्रॉफिट्स तो आ रहे होते हैं लेकिन कैश इतना ज़्यादा नहीं होता, तो प्रॉफिट्स की और बेसिस भी हो सकती है। ठीक है, यानी आपकी जो सेल्स हैं वो क्रेडिट सेल्स हैं, तो क्रेडिट सेल्स हो सकता है आपकी जो है वो आपकी इनकम को बढ़ा रही, तो क्रेडिट सेल्स आपकी शो तो इनकम स्टेटमेंट में ही होती है ना, रेवेन्यूज के अंदर शो होती है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये आपके जो डिविडेंड की पेमेंट है
इसका जो डिसीजन है वो बोर्ड करता है, सीईओ नहीं करता, ठीक है। सीईओ सजेस्ट करेगा, बोर्ड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड देना है और कब देना है, कब अनाउंस करना है वगैरह वगैरह, ये सारे डिसीजन वही करते हैं डिविडेंड के बारे में। तो जैसे मैंने बताया 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिक्लेरेशन डेट है जिसपे आप अनाउंस करते हैं कि भाई ओके जी आप डिविडेंड देने जा रहे हैं और इतना डिविडेंड देने जा रहे हैं। तो एक डिक्लेरेशन डेट है जिसपे बोर्ड ऑथराइज कर देगा कि डिविडेंड पे करेंगे आप, ठीक है, और कितना पे करेंगे, यानी डॉलर के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, किसी तरह से भी वो बताएंगे कि हम वी आर गोइंग टू पे द डिविडेंड दिस टाइम, ठीक है। तो 1 दिसंबर को आप अनाउंस कर रहे हैं। मैंने कहा 3 वीक्स का टाइम देते हैं आप कि जिस जिसके पास जो भी शेयर्स हैं वो आके नोट करा दें कि भाई ये शेयर उनके पास है, आके या किसी तरह से भी यानी इंफॉर्मेशन के थ्रू बता दें कि भाई ये आपके पास है शेयर, तो आपको उसका डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा या चेक लिख के वो आपको भेज देंगे डिविडेंड का, ठीक है। तो 3 वीक्स का 3 वीक्स प्लस 1 है या 3 वीक्स समझ लें, 1 है ना, 1 से 21 ऐड करें, 21 3 वीक्स ही बनते हैं आपके, 21 डेज तो 22 यानी 2 वीक्स 3 वीक्स का टाइम देते हैं आप कि आप रजिस्टर करा लें। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर डिविडेंड। तो शेयर आपका जो डिविडेंड किसको मिलेगा, जिसके नाम पे वो डिविडेंड होगा। अब अगर आपने डिविडेंड किसी पर्सन से लिया है मार्केट में तो डिविडेंड तो उसको मिलेगा ना, अगर आप रजिस्टर नहीं कराएंगे तो डिविडेंड उसको जाके मिलेगा, ठीक है। तो वो एक टाइम देते हैं, उस टाइम में जिन लोगों ने बताना हो कि जी ये डिविडेंड हमारे पास है, ऑलरेडी उनके पास इंफॉर्मेशन तो होती है ना कॉर्पोरेशन के पास कि किस किस के पास गया है डिविडेंड, ठीक है, सॉरी डिविडेंड नहीं, किस किस के पास शेयर्स हैं, तो वो उसी पे डिसाइड कर लेंगे, उसी पे डिविडेंड दे देंगे। लेकिन अगर आपने किसी से शेयर परचेज किया है, बाय किया है मार्केट के अंदर, तो यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ दैट दीज शेयर्स आर विद यू, ठीक है। उनके इंटाइटलमेंट आप अपने नाम पे कराते हैं ताकि आपको डिविडेंड मिल सके, ठीक है। तो वो होने के बाद विद इन 4 वीक्स, 22 के बाद 4 वीक्स के अंदर 20 जनवरी को आपकी पेमेंट हो रही है, यानी आप कैश एक्चुअली पे कर रही हैं 20 को, ठीक है, 20 को कैश पे कर रही हैं। तो एक पेमेंट डेट है आपकी, एक आपकी डिक्लेरेशन डेट है और एक आपकी रिकॉर्ड डेट। 3 डेट्स हैं, तीनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिविडेंड्स के अंदर, ठीक है जी। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं हम, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखिए, ऑन 1 दिसंबर द डायरेक्टर्स ऑफ मीडिया जनरल डिक्लेयर्स 50 सेंट पर शेयर के हिसाब से बता रहा है कैश डिविडेंड ऑन 100,000 शेयर्स, ठीक है। 100,000 शेयर्स के ऊपर 50 सेंट पर शेयर के हिसाब से आपने डिविडेंड क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया या अनाउंस कर दिया। और वो शेयर कितनी वैल्यू का था, उसकी पार वैल्यू थी $10 पार वैल्यू, ठीक है, और कॉमन कॉमन स्टॉक का है, ठीक है। डिविडेंड इज पेएबल ऑन जून 20। तो अभी हमने देखा अगर 1 दिसंबर को होगा तो 3 वीक्स आप देंगे रिकॉर्ड डेट तक के लिए रजिस्टर कराने के लिए, और फिर आप विद इन आफ्टर 4 वीक्स आप उसकी पेमेंट करते हैं। तो डिविडेंड इज पेएबल ऑन जनवरी 20, ठीक है, 20 जनवरी को वो पे होगा, फर्स्ट को हुआ तो तकरीबन 50 डेज बनते हैं, 50 डेज या 51 डेज, तो 51 डेज के अंदर आपने पे करना है। तो टू शेयर होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड, जिन्होंने रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जो आपके रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है कि ये शेयर्स उनके पास हैं, उन्हीं को वो मिलेगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं कब तक, 22 को आप बुक क्लोज कर देते हैं, 22 के बाद आप रजिस्टर नहीं करा सकते। अब शेयर जिसके नाम है उसी को मिलेगा डिविडेंड, ठीक है। 22 तक अगर आप नहीं करा सके, फर्स्ट को डिक्लेयर हुआ, विद इन 3 वीक्स इफ यू could not अपडेट द रिकॉर्ड विद द कॉर्पोरेशन, तो फिर डिविडेंड उसके नाम के ऊपर वो रजिस्टर्ड है शेयर, ठीक है। तो डिक्लेरेशन डेट के ऊपर क्या होता है, आपका डिविडेंड ड्यू हो जाता है, डिक्लेरेशन के ऊपर ड्यू हो जाता है। जब ड्यू होगा तो क्या होगा, आप क्या एंट्री करेंगे जी, कैश डिविडेंड्स 50,000, ठीक है, कैश नहीं जा रहा, कैश डिविडेंड है 50,000 डेबिट, और डिविडेंड्स पेबल 50,000, ठीक है। पेबल तो हमें पता है लाइबिलिटी है, तो ये क्या है, कैश डिविडेंड क्या है, ये क्या अकाउंट है कैश डिविडेंड, ये रिटेन अर्निंग के अंदर रिपोर्ट होता है
और ये सब्ट्रैक्ट करता है, रिटेन अर्निंग को कम करता है कैश डिविडेंड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक तरह से कंट्रा रिटेन अर्निंग अकाउंट होगा, ठीक है। तो ये आप कर देंगे, तो कैश डिविडेंड इसमें गया और ये आपका डिविडेंड पेबल लायबिलिटी बन गई जब आपने अनाउंस किया। तो डे ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी, बस आपने जस्ट रिकॉर्ड किया कि किस किस को पे करना है। पेमेंट डेट पे क्या होगा? पेमेंट डेट पे ये पेएबल आपके खत्म हो जाएंगे और कैश चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये अकाउंट है कैश डिविडेंड, और मैंने ये बताया ये रिटेन अर्निंग को कम करता है आपका। रिटेन अर्निंग क्रेडिट होती है तो ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। एलोकेटिंग कैश डिविडेंड्स बिटवीन प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक, हमने पीछे पढ़ा था अभी कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर जो होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो हैं वो, उनको प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड के अंदर, ठीक है। उस चीज को हम यहाँ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कैसे? होल्डर्स ऑफ कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक मस्ट बी पेड एनी अनपेड प्रायर ईयर डिविडेंड, पिछले सालों के कोई डिविडेंड अगर नहीं पे हुए, और इस साल का डिविडेंड, ठीक है, बिफोर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स रिसीव डिविडेंड। यानी कॉमन स्टॉक होल्डर डिविडेंड ले नहीं सकते जब तक आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड दे नहीं देते। अगर पिछले सालों में कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला तो ना मिले, जो कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर हैं उनको पिछले सालों का भी डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, वो उनका एरियर बन जाता है। तो उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे उसकी इलस्ट्रेशन आ गई जी। ऑन 31 दिसंबर 2014 IBR Incorporation has 1000 shares of 8%, इसका मतलब ये प्रेफर्ड स्टॉक है, ठीक है। 8% उसका डिविडेंड है, $100 पार वैल्यू है, कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है। इट आल्सो हैज 50,000 शेयर्स ऑफ, अच्छा ये शेयर्स जो है ये प्रेफर्ड स्टॉक के हैं 1000 शेयर्स, ठीक है। कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक के शेयर्स हैं 1000, ठीक है, इनकी पार वैल्यू है 100। और ये जो शेयर बता रहा है अभी 50,000, ये कॉमन स्टॉक है, शेयर्स ऑफ, इसकी पार वैल्यू है $10, उसकी पार वैल्यू कितनी थी? $100 ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। तो कितने आउटस्टैंडिंग स्टॉक है जी आपका? 50,000 का कॉमन स्टॉक के अंदर, यानी जो ऑर्डिनरी शेयर हैं आपके 50,000 के, वो आउटस्टैंडिंग है यानी लोगों के पास, और उसकी पार वैल्यू 10 है। एट दिसंबर 31 2014 डायरेक्टर्स डिक्लेयर्स अ 6,000 कैश डिविडेंड, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया खाली 6,000 कैश डिविडेंड। प्रिपेयर द एंट्री टू रिकॉर्ड द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। तो इसकी डिक्लेरेशन के ऊपर क्या आपकी एंट्री करेंगे? वही सेम ही एंट्री होगी ना जैसे अभी हमने पहले की थी कैश डिविडेंड की अनाउंसमेंट के ऊपर, ये भी कैश डिविडेंड की अनाउंसमेंट है। तो आप क्या करेंगे? कैश डिविडेंड्स डेबिट और डिविडेंड्स पेएबल क्रेडिट। अब डिविडेंड्स पेएबल ही लिखेंगे, चाहे वो प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड पेएबल हो या वो कॉमन स्टॉक का हो, और कैश डिविडेंड ही लिखेंगे चाहे वो आप जो डिविडेंड जो है वो कॉमन स्टॉक होल्डर को दे रही हैं या प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को दे रही हैं। आप लिखेंगे कैश डिविडेंड अगर आप कैश में पे कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेफर्ड डिविडेंड कितने बनते हैं जी? 1000 शेयर आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है, कितने? 100 पार वैल्यू थी उनकी और 8% पे थे। तो 8% का मतलब $8 बनेगा, $8 मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो 8000 बनेगा। तो 8000 था आपका किसको जाता है? प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को जाएगा ना, इतना डिविडेंड तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को जाएगा। कब? 2014 के अंदर, ठीक है। तो आपने ये एंट्री की, अब जब आप पेमेंट करेंगे तो उस वक्त आप अगली एंट्री करेंगे। अब ये साल आपका निकल गया, ठीक है। अगले साल आपने कैश डिविडेंड अनाउंस किया बट यू डिड नॉट पेड, पे नहीं किया उसे, ठीक है। एट दिसंबर 31 2015 IBR डिक्लेयर्स 50,000 कैश डिविडेंड। अब उन्होंने अनाउंस किया कि 50,000 हम कैश डिविडेंड में देंगे, ठीक है। शो द एलोकेशन ऑफ डिविडेंड्स टू ईच क्लास ऑफ स्टॉक। तो कैसे शो करेंगे? पहले डिविडेंड 2014 में डिक्लेयर किया था हमने कितना? 6,000। किसको जाएगा ये? हमने कहा कि
डिविडेंड पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को जाता है। तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का डिविडेंड कितना बनता था 8000, तो ये सारा का सारा एलोकेट हो जाएगा प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को, ठीक है। और पिछले साल का 2000 यानी इनका बनता कितना है 8000 बनता है ना, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का 8000 बनता है, तो 8000 में से 6000 आपने एलोकेट कर दिया, 2000 अभी भी उनका रहता है वो एरियर में, ठीक है। तो अभी जो 50000 आपने डिक्लेयर किया है उसमें से 2000 तो आप निकाल दें जो कि पिछले साल का है इनका डिविडेंड, ठीक है। देखिए 2040 प्रेफर्ड डिविडेंड 8000 था और डिक्लेयर्ड कितना किया था 6000 किया था, तो आपका 2000 का बैलेंस था 2014 का, तो वो आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया जी आपने, इस साल का कितना इसका डिविडेंड बनेगा प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का, सेम बनेगा ना, $8 पर शेयर है, तो 1000 शेयर्स हैं तो 8000 बनेगा, तो 8000 और गया इस साल का, ठीक है। तो इस साल का आपने वैसे ही निकाला, 1000 शेयर्स जो है आपके आउटस्टैंडिंग है प्रेफर्ड स्टॉक के, पार वैल्यू 100 है और 8% है, 8% ऑफ 100 इज 8, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 8000, तो दिस ईयर 2015 का जो शेयर है आपका प्रेफर्ड स्टॉक का वो 8000 रहेगा। तो टोटल आपकी एलोकेशन जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को हो गई, बाकी जो अमाउंट बच जाएगी अगर ओवर एंड अबव आफ्टर पेइंग द प्रेफर्ड स्टॉक, जो आपका डिविडेंड बचेगा वो जाएगा कॉमन स्टॉक होल्डर को, ठीक है। तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं था ना, 6000 आपने अनाउंस किया था 2014 में, और 6000 जो है वो आपका एलोकेट हो गया प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को, बिकॉज प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का जो डिविडेंड था वो 6000 से ज्यादा था, एक्चुअली 8000 था। तो उसमें से भी 2000 एरियर रह गया, जब आपने नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर किया कैश डिविडेंड को, तो पहले उसमें से एरियर निकाला उसका, फिर उस साल का प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड निकाला, और जो बच जाएगा वो आप इक्वली डिवाइड कर देंगे जितने भी कॉमन स्टॉक होल्डर होंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट, यू विल एलोकेट द डिविडेंड, ठीक है। तो कैश डिविडेंड जब वो लिखा हुआ होगा कि ये कैश डिविडेंड अनाउंस किया है, तो उसमें आपके दोनों तरह के डिविडेंड आएंगे, प्रेफर्ड का भी आएगा और कॉमन स्टॉक का भी आएगा, ठीक है। क्लियर है ना, इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब वो कहता है इसकी एंट्री भी रिकॉर्ड करें। दिसंबर 31 2015 आईबीआर डिक्लेयर्स 50,000 कैश डिविडेंड, तो हमने उसकी तो एंट्री की थी ना पीछे, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, प्रिपेयर द एंट्री टू रिकॉर्ड द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। तो कैश डिविडेंड 50,000 का आपने किया, ठीक है, डिविडेंड पेएबल 50,000, तो डिक्लेरेशन के ऊपर तो सिंपल है आपकी एंट्री, ठीक है, वट एवर जो भी हो रहा है सेम एंट्री है आपकी। तो हमने डिक्लेरेशन की, जनरल एंट्री देखी है, पेमेंट की नहीं देखी अभी, नहीं पेमेंट की भी देखी है, पीछे थी, पेमेंट की भी देखी, ये हमने पेमेंट की एंट्री की देखी थी, ये हमने कहा था पेमेंट की एंट्री ये वाली होगी 28 जनवरी को जो कर रहे हैं, पेमेंट की भी एंट्री देख ली थी हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमने एलोकेशन कर दी, ये हमने ये कर दिया, जब आप कैश में पे करेंगे तो फिर आपका पेएबल जो है वो डेबिट हो जाएगा, कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आगे है जी स्टॉक डिविडेंड, प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेशन ओन स्टॉक, ठीक है। आप कैश नहीं देना चाहते, आपको कैश की जरूरत है कंपनी को, आप क्या करते हैं, आप और शेयर्स दे देते हैं, और शेयर्स डिवाइड कर देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मजीद शेयर्स दे देते हैं एज अ प्रॉफिट, ठीक है। तो वो उसको उसका बेनिफिट ले सकते हैं, मार्केट वैल्यू आपकी जो भी शेयर की होगी वो जाके मार्केट में सेल कर सकते हैं या फिर उसको रिटेन कर लें, तो जब भी कैश डिविडेंड मिलेगा तो फिर ज्यादा डिविडेंड उनको, उनका डिविडेंड ज्यादा बनेगा अगर नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे उनके, तो आप शेयर्स ही दे रहे हैं एज अ डिविडेंड इसको हम स्टॉक डिविडेंड कहते हैं। तो जितनी परसेंटेज होगी आपकी उतनी परसेंटेज के हिसाब से आपको स्टॉक डिविडेंड मिलेगा, इसको स्टॉक स्प्लिट भी कह सकते हैं हम, लेकिन स्टॉक स्प्लिट को हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे। अब आप इसको जरा गौर से देखें, ठीक है, इस ग्राफिक को गौर से देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, देखें ये 10 शेयर्स थे ना, इन 10 शेयर्स की जगह आपने क्या कर दिया, एक एक के 4 कर दिए, ये एक के 4 कर दिए, ये एक के 4 कर दिए, ये एक के 4 कर दिए, ठीक है। तो
आपने किसी भी तरह से आपने उसको डिविडेंड दिए कि भाई अगर आपके पास 2 डिविडेंड होंगे तो आपको एक और डिविडेंड मिल जाएगा, या आपको एक की जगह एक डिविडेंड और मिलेगा, या आपको 4 की जगह एक डिविडेंड और मिलेगा, व्हाटएवर जो भी जितने भी आपके डिविडेंड्स हैं, तो नंबर ऑफ डिविडेंड्स के ऊपर आप अपने स्टॉक को एज अ डिविडेंड पे कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टॉक जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स के पास है, कितना स्टॉक है उस पे, उसके ऊपर आप कोई भी फॉर्मूला बना के आप डिक्लेयर करेंगे कि भी आप स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह से इसका इसका रिजल्ट क्या होता है? अब आप स्टॉक डिविडेंड देंगे अगर, तो क्या होगा, तो आपका जो रिटेन अर्निंग है, रिजल्ट इन डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग एंड इंक्रीज इन पेड इन कैपिटल, तो आपका एक पोर्शन जो है पेड इन कैपिटल का इंक्रीज कर जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, और आपकी रिटेन अर्निंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इससे कैसे होगी ये भी देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, एग्जांपल आएगी तो उससे समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, क्यों कॉर्पोरेशन स्टॉक डिविडेंड क्यों देती है? अपने शेयर होल्डर्स को एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए, ठीक है, बगैर कैश यूज किए। ठीक है, कैश की जरूरत है कॉर्पोरेशन को, तो वो क्या कर रही है, डिविडेंड दे रही है इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। तो वो स्टॉक्स को जाके मार्केट में सेल करके कैश ले सकते हैं, या रिटेन करें तो रिटेन भी कर सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन उनको मिल जाती है एक तरह से। इंक्रीज मार्केटेबिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टॉक, तो मार्केटेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है, यानी आपको जब न्यूज जाती है इन्वेस्टर्स के अंदर कि भाई ये इन्होंने स्टॉक डिविडेंड दिया है, तो उस स्टॉक की वैल्यू, वैसे ही डिविडेंड किसी सूरत में मिले, तो जब डिविडेंड मिलता है तो उस स्टॉक की ज़ाहिर वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इसकी भी वैल्यू इंक्रीज होगी। एम्फसाइज अ पोर्शन ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी हैज बीन परमानेंटली री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो आप देखेंगे कि क्योंकि आपने स्टॉक ही दिया तो वो री इन्वेस्ट हो गया ना एक तरह से, जो प्रॉफिट मिला शेयर होल्डर्स को वो री इन्वेस्ट ही हो गया ना। अब वो चाहे अगर मार्केट में जाके बेशक शेयर्स को बेच दे, शेयर तो आपका गया ना मार्केट के अंदर, एज अ डिविडेंड गया या जैसे भी है, कैश, यानी अगर आप कैश देते तो कैश जाता है ना आपका। अभी कैश की बजाय आपने क्या किया, आपने शेयर्स दे दिए उनको, तो शेयर्स आपने दिए तो शेयर्स ज्यादा हो गए आपके, तो आपका पेड इन कैपिटल इंक्रीज कर गया। ठीक है, इस सूरत में, और रिटेन अर्निंग आपकी यानी री इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी। कैश की बजाय आपने डिविडेंड दिया, और डिविडेंड से आपका सॉरी डिविडेंड, कैश की बजाय आपने शेयर्स दे दिए, डिविडेंड के तौर पे कैश की बजाय शेयर्स दे दिए। जब कैश की बजाय शेयर्स दिए, तो शेयर जैसे ही बढ़ते हैं तो आपका पेड इन कैपिटल इंक्रीज करता है ना, तो आउटस्टैंडिंग शेयर आपके इंक्रीज हो गए मार्केट के अंदर। अच्छा, इसकी उन्होंने थोड़ी सी वो की है, एक तरह से क्लासिफिकेशन की है स्मॉल स्टॉक डिविडेंड की और लार्ज स्टॉक डिविडेंड की। वो कहते हैं कि 20 से 25% से कम हो अगर डिविडेंड, ठीक है, स्मॉल स्टॉक डिविडेंड क्या है, लेस देन 20 टू 25% ऑफ द कारपोरेशन इश्यूड स्टॉक, यानी जो ऑलरेडी आपने स्टॉक सेल किया हुआ है उसके 20% से कम हो, 20 या 25% से कम हो जो आपने सेल किया हुआ है, तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड एट फेयर मार्केट वैल्यू। तो उसको आप फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, यानी आपने कोई ना कोई वैल्यू तो लेनी है ना, जब उसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो लेनी पड़ेगी ना आपको। तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, जो मार्केट वैल्यू होगी वही फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी। मार्केट में इस वक्त आपका शेयर किस वैल्यू पे प्राइस हो रहा है, ठीक है, क्या उसकी प्राइस क्या है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है। और अगर लार्ज हो स्टॉक डिविडेंड जो आपने इश्यू किया हो, उससे उससे 20-25% से ग्रेटर हो, तो फिर आप उसकी पार वैल्यू लेते हैं, जो उसकी एंट्री करते हैं ना आप, अकाउंटिंग एंट्री करती हैं, तो 25% तक हो तो आप जो है उसकी एंट्री करते हैं ऑन मार्केट वैल्यू, और अगर उसकी 20% या 25% से ज्यादा हो तो फिर उसकी पार वैल्यू के ऊपर आप उसकी करते हैं, यानी फेस वैल्यू के ऊपर आप उसकी एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग बेस्ड ऑन assumptions that a small stock dividend will have little effect on the market price of the outstanding share, ठीक है। वो कहते हैं कि मार्केट प्राइस को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, जो स्मॉल डिविडेंड होता है ना, स्मॉल स्टॉक डिविडेंड बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, लार्ज वाला करता। अच्छा जी, इसकी जरा एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जांपल से जरा हमें ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। Medland Corporation declares a 10% stock dividend, 10% stock dividend दे रही है on its
50,000 शेयर्स जिनकी पार वैल्यू $10 है, ठीक है। द करंट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज $15 पर शेयर, ठीक है। अब देखें 10% स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं ना, तो ये स्मॉल स्टॉक डिविडेंड होगा या लार्ज स्टॉक डिविडेंड होगा? इट विल बी स्मॉल स्टॉक डिविडेंड। अभी हमने देखा कि स्मॉल स्टॉक डिविडेंड क्या होगा, जो स्मॉल स्टॉक 20 से डिविडेंड 20, ठीक है, लेस देन 20-25% होगा तो वो स्मॉल होगा। तो ये स्मॉल है, तो स्मॉल के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो हमने कहा हम मार्केट वैल्यू लेंगे, तो मार्केट वैल्यू क्या है, $15 पर शेयर। तो कहते हैं इस एंट्री को, ये हमने जो डिक्लेरेशन की है इसको आप जरा अकाउंटिंग एंट्री इसकी करके दिखा। तो क्या इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी जी, स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आप कैसे करेंगे, मार्केट वैल्यू के ऊपर करेंगे, पार के ऊपर नहीं की, मार्केट के ऊपर की। देखिए 15 लिया आपने, ठीक है, 10% 15, ठीक है। तो 10% स्टॉक है और 50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, तो ये आपने वैल्यू निकाली तो ये आती है 75,000, ठीक है। 75,000 इसकी वैल्यू होती है स्टॉक डिविडेंड की। पहले आपने कैश डिविडेंड लिखा था, अब स्टॉक डिविडेंड लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें स्टॉक डिविडेंड 75,000 हो गया, लेकिन इसकी पार वैल्यू क्या है, कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेबल। ये कॉमन स्टॉक डिविडेंड जो है, जो आपने देना है, यानी आपका पेएबल है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल आप लिख देते हैं बेसिकली। इट्स अ पेएबल लेकिन नॉट इन कैश, तो नॉट इन कैश होता है तो फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल लिख देते हैं। तो इट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल, कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल 50,000। ये जब आप दे देंगे तो फिर ये आपका खत्म हो जाएगा, यानी ये डिविडेंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखें ये इसने कैसे कैलकुलेट किया है, ये उसने पार वैल्यू पे कैलकुलेट किया है। 50,000 शेयर्स टाइम्स 10 कितना बन गया, नहीं 10 पार वैल्यू और 10%, 10% ऑफ 50,000 5,000 और उसको 5,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो 50,000 बना, तो यानी आपकी एक्चुअल वैल्यू आ गई, पार वैल्यू के ऊपर आ गई। तो ये हमेशा पार वैल्यू के ऊपर आप निकालेंगे, कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल पार वैल्यू के ऊपर निकालेंगे। स्मॉल स्टॉक डिविडेंड होगा तो मार्केट वैल्यू के ऊपर आप उसका स्टॉक डिविडेंड निकालेंगे। अब जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, 25,000 का, वो आपका पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार में जाएगा, ठीक है, 25,000। तो पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वो आपका 25,000 उसके अंदर चला गया। अब इसको ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पेड इन कैपिटल के अंदर देखिए कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल आप लिखेंगे किसके अंदर, पेड इन कैपिटल के अंदर, कॉमन स्टॉक के बाद। ठीक है, और आप ऐड कर दिए पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार ऑफ कॉमन स्टॉक, तो आपके पास टोटल पेड इन कैपिटल बन जाएगा 575,000 ठीक है। ये हमने सिर्फ इसमें कॉमन स्टॉक का लिया हुआ है, ठीक है। अगर और होगा तो और भी आ जाएगा, सिंप्लीफाइड है कि आप अगर सिर्फ इसी एंट्री को देख रहे हैं तो ये खाली ये वाली एंट्री किस तरह से रिप्रेजेंट होगी आपकी उसके अंदर, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के अंदर। क्लियर है ना, जो डिफरेंस है वो आपका चला जाएगा इन एक्सेस ऑफ पार। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री व्हेन मेडलेड इश्यूज द डिविडेंड शेयर, जब इशू करेंगे तो तब क्या करेंगे, शेयर्स को इशू करेंगे तो तब क्या करेंगे। इसमें भी जाहिर है 150 होंगी, आपने रजिस्ट्रेशन करानी होगी कि किसको जाएंगे डिविडेंड्स, स्टॉक किसको जाएगा, जो स्टॉक डिविडेंड है या नया शेयर्स आप इशू करेंगे एज अ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड, तो वो किन किन लोगों को जाएंगे, ठीक है। वो आपकी डेटें इंपॉर्टेंट ही रहेंगी वैसे ही। अब आपका टाइम हो गया इशूएंस का, ठीक है, आप इशू कर रहे हैं, तो जैसे हम वहां पे लाइबिलिटी हम कहते थे ना कैश डिविडेंड के अंदर, हम कहते थे डिविडेंड्स पेएबल, डेबिट हो जाता था, तो यहाँ आपका कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा और कॉमन स्टॉक आपका क्रेडिट हो जाएगा जब एक्चुअली आप दे देंगे, ठीक है। तो कॉमन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेबल और कॉमन स्टॉक, ठीक है, तो कॉमन स्टॉक आपका हो गया डेबिट, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल डू द एंट्री एट द टाइम ऑफ इशुएंस, ठीक है, इस तरह से करेगा।
अच्छा जी, इफेक्ट क्या आता है, स्टॉक डिविडेंड देने का इफेक्ट क्या आता है और कहां पे आता है इफेक्ट, वो जरा देखिए। बिफोर गिविंग द स्टॉक डिविडेंड और आफ्टर गिविंग द स्टॉक डिविडेंड। तो बिफोर गिविंग जो $10 पार वैल्यू के हिसाब से इसका पेड इन कैपिटल था वो सेम ही रहेगा दोनों के अंदर सेम रहेगा। इसमें भी $10 है, इसमें 55,000 बन गया, 550,000। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कोई बताएगा? इसमें 500,000 है और इसमें 550,000 है, ऐसा क्यों? ये तो समझ आती है, ये कैसे हो गया आफ्टर डिविडेंड? है कोई बताने वाला? जी 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 बताएं, हिम्मत करें। सर टोटल पेड इन कैपिटल बढ़ गया है सर, उसी वजह से। जी बिल्कुल, टोटल पेड इन कैपिटल 50,000 आपने शेयर्स और दे दिए हैं। हमने कहा आफ्टर गिविंग द स्टॉक डिविडेंड, जब आपने स्टॉक डिविडेंड दिया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए ना, आपके 10% शेयर्स इंक्रीज हो गए। यस सर। 10% शेयर्स आपके मार्केट में ज्यादा हो गए हैं, तो ज्यादा हो गए तो आपके जो 10% शेयर ज्यादा हुए हैं उसके पार वैल्यू आप लेंगे, पार वैल्यू के हिसाब से तो वो 550,000 बनेगा। ठीक है, और ये आपका पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार आ गया कॉमन स्टॉक के ऊपर, जो अभी हमने एंट्री के अंदर देखा था 25,000। ठीक है, और टोटल पेड इन कैपिटल आपका 575,000 बन गया, जबकि पहले 500,000 था। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग आपकी, अब आपका जो अमाउंट निकली है वो कहां से निकली है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना। वैल्यू जा कहां से रही है, ये 75,000 कहां से गया, ये 75,000 यहां से कम हो गया। पहले ये 300,000 था, अब ये 225,000 हो गया, तो आपकी रिटेन अर्निंग में से ही निकल रहा है। यानी आपका स्टॉक डिविडेंड हो या आपका कैश डिविडेंड हो, दोनों रिटेन अर्निंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों रिटेन अर्निंग को इफेक्ट करते हैं। रिटेन अर्निंग आपकी रिड्यूस कर दी उन्होंने और आपका पेड इन कैपिटल इंक्रीज कर दिया। तो आप देखिए क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, बिफोर और आफ्टर के अंदर। 75,000 का डिफरेंस है, ये 75,000 में से 50,000 यहाँ पे ले लिया आपने और 25,000 आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी जो टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है, देखिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा स्टॉक डिविडेंड देने से, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही रहा। हम जब इशू करते हैं स्टॉक्स को, शेयर्स को इशू करते हैं तो कैश मिलता है ना हमें। तो अगर हम स्टॉक डिविडेंड इशू करते हैं तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होता है, जो रिटेन अर्निंग्स हैं हमारी रिड्यूस हो जाती हैं। हम कैश नहीं ले रहे, जिन जो स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं उसके बिहाफ पे हमारा जो रिटेन प्रॉफिट्स हैं या रिटेन अर्निंग्स हैं वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हम जो है उसमें नहीं जा रहे, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जा रहे, रह रहे हैं हम स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के अंदर। ठीक है, तो आपकी स्टॉक होल्डर इक्विटी यानी प्रॉफिट्स आपके वाइप आउट होके वो कन्वर्ट हो रहे हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स के अंदर। समझ रहे हैं ना बात को? तो आपका टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी सेम रहती है आपकी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर ज़ाहिर है आपके 10% इंक्रीज कर गए, पहले 550,000 थे, अब 55,000 हो गए। तो आप डिवाइड करेंगे स्टॉक होल्डर इक्विटी को आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ, तो आपकी पार वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। तो इसमें भी पार वैल्यू वही रही, इसमें भी पार वैल्यू वही रही। तो पार वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती स्टॉक डिविडेंड देने से। स्टॉक डिविडेंड देने से क्या होता है, स्टॉक डिविडेंड देने से आपकी रिटेन अर्निंग कम हो जाती है और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं, यानी आपका पेड इन कैपिटल बढ़ जाता है। और अगर आपका पेड इन कैपिटल एक्सेस इन पार है तो एक्सेस इन पार वाली वैल्यू की आप एंट्री अलग कर दें, वो भी शो तो बहरहाल आपका पेड इन कैपिटल के अंदर ही होता है ना। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल हैंडल द स्टॉक डिविडेंड्स। ठीक है, आ जाए जी, क्वेश्चन आ गया आपका एक, which of the following statement about small stock dividend is true? A debit to stock dividend,
फॉर द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड शुड बी मेड। हाँ ये तो करते हैं हम, अभी हमने किया है ना, स्टॉक डिविडेंड को हमने डेबिट किया था पार वैल्यू के ऊपर। ये देखिए मैं पीछे जी गया, ये स्टॉक डिविडेंड को आपने डेबिट किया है ना, ये सर। लेकिन मार्केट वैल्यू पे किया, पार वैल्यू पे तो नहीं किया आपने। पार वैल्यू पे कब करते हैं? जब लार्ज होता है, जब आपका लार्ज स्टॉक डिविडेंड होता है तब पार वैल्यू पे करते हैं। जब आपका स्मॉल स्टॉक डिविडेंड होता है तो मार्केट वैल्यू के ऊपर होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका बन रहा है? क्वेश्चन आपका बन रहा है जी, डेबिट टू स्मॉल स्टॉक डिविडेंड का वो कह रहे हैं। ये सही नहीं है सर। तो ये तो पार वैल्यू पे नहीं करते। अच्छा, स्मॉल स्टॉक डिविडेंड डिक्रीजेस टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। कौन सी ट्रू है? ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। हमने देखना है कि कौन सी ट्रू है, उसको आइडेंटिफाई करना है। जी सर। स्मॉल स्टॉक डिविडेंड डिक्रीज करता है टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को, ये भी रॉन्ग है। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी तो उतनी ही रहती है, ये सर, सेम रहती है। उसमें चेंज नहीं आती। ठीक है, अभी हमने देखा ये स्टॉक होल्डर इक्विटी बिफोर एंड आफ्टर सेम रह रही है, सेम ही है, 800,000 है, ये भी 800,000 है। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा था? आउटस्टैंडिंग शेयर्स के अंदर डिफरेंस आता है। एग्जैक्टली। ठीक है, मार्केट वैल्यू पर शेयर शुड बी असाइन टू डिविडेंड शेयर्स। ये सर मार्केट वैल्यू तो असाइन करते हैं। हाँ जी, यही मेरे ख्याल में यही ट्रू है, यही ट्रू है ना। मार्केट वैल्यू पर शेयर जो है वो शुड बी असाइन असाइन टू करते डिविडेंड शेयर, क्योंकि हैं। हमने स्टॉक डिविडेंड की जब एंट्री डेबिट की तो हमने मार्केट वैल्यू ली है। बिल्कुल। ठीक है, ये ट्रू लग रहा है। ये क्या है? स्मॉल स्टॉक डिविडेंड ऑर्डिनरी will have no effect on the book value per share of stock। तो अभी हमने देखा कि बुक वैल्यू की तो हमने बात ही नहीं की अभी, ये की है सर। बात? नहीं वो सर। तो हमने पार वैल्यू की बात की थी, बुक वैल्यू की तो बात ही नहीं की। यही दुरुस्त है आपका, बाकी रॉन्ग है। जी सर। ठीक है जी, सिंपल है, क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये भी क्वेश्चन आ गया। इन द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन कॉमन स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल इज रिपोर्टेड एज, कहाँ रिपोर्ट करते हैं इनको? रिटेन अर्निंग में करते हैं। डिडक्शन अभी देखते हैं हम इसको, कहाँ हमने रिपोर्ट किया था इसको, कहाँ रिपोर्ट किया है? डिस्ट्रीब्यूटेबल, यहाँ तो नहीं हो रही। आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और देखें कहाँ पे हुई है। ये देखें, पेड इन कैपिटल के अंदर कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेबल ऐड हो रहा है पेड इन कैपिटल के अंदर। ये पेड इन कैपिटल ही चल रहा है ना, ये देखें इसका साथ ही चल रहा है ना, इसी के आइटम है ये तीनों, इसी के आइटम। तो कहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं इसको? हमने पेड इन कैपिटल के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, वापस आ जाए उसी क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, is the stockholders in the stockholders equity section common stock dividend distributable is reported as an deduction total paid in capital and retained earning current liability deduction from the retained earning addition to the capital stock। एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। हाँ जी, यानी कॉमन स्टॉक के साथ ही आप इसको लिखते हैं। जब एंट्री होती है तो ये डेबिट हो, ये आपका डेबिट हो जाता है और कॉमन स्टॉक आपका क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, जब एंट्री होती है तो उस वक्त इसको हम हटा देते हैं। जब एक्चुअल आपका स्टॉक डिविडेंड इशू होता है, एक तो डिक्लेयर किया ना, एक इशू होता है। जब इशू होता है, जब डिक्लेयर होता है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल के तौर पे वहां पे नजर आ रहा होता है। जब इशू हो जाता है तो फिर वो कॉमन स्टॉक के अंदर ही वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो आपका यही आता है, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। ठीक है, उसके बाद है जी स्टॉक स्प्लिट। हाँ जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस स्टॉक डिविडेंड, कैश डिविडेंड? कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। चले, स्टॉक स्प्लिट को देख लेते हैं। स्टॉक स्प्लिट इज वेरी सिमिलर टू द स्टॉक डिविडेंड। ठीक है,
issuance of additional shares to stockholders according to their percentage ownership. जितने परसेंटेज उनके पास ऑलरेडी हैं, यानी 10% उनके पास शेयर हैं सपोज, तो आप उनको उसी हिसाब से उसके शेयर्स की तादाद को बढ़ा देते हैं। अब आगे एग्जांपल आएगी तो क्लियर हो जाएगा। रिड्यूसेस द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, तो आपकी जो मार्केट वैल्यू है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ शेयर होते हैं ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ऊपर चली जाती है, तो उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड होते हैं उसके वो कम हो जाते हैं। तो उस वक्त आप कहते हैं कि यार इसका स्टॉक स्प्लिट कर दें जी। स्टॉक स्प्लिट क्या कर दें जी, एक शेयर कितने शेयर के बराबर होगा, एक शेयर की जगह पे आप उसको स्प्लिट करके 4 शेयर कर दें, या एक को 2 कर दें, या एक के 3 कर दें, ठीक है, या 2 की जगह एक और कर दें, इस तरह से कर दें। तो समवट सिमिलर टू स्टॉक डिविडेंड, लेकिन इसको हम बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट है। लेकिन इस स्टॉक स्प्लिट की हम कोई एंट्री नहीं करते, नो एंट्री रिकॉर्डेड फॉर अ स्टॉक स्प्लिट, डिक्रीज पार वैल्यू, इसमें पार वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जबकि स्टॉक डिविडेंड के अंदर पार वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई थी, पार वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई थी, ठीक है। उसमें पार वैल्यू क्यों डिक्रीज नहीं हुई थी, उसमें हमने जो वैल्यू लिखी थी उसकी ऊपर पेड इन कैपिटल के अंदर, हमने पेड इन कैपिटल के अंदर हमने या तो कॉमन स्टॉक के अंदर ले लिया था हमने उसे, या हमने उसे लिखा था कॉमन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेबल के अंदर, ठीक है, पेड इन कैपिटल के अंदर, और एक्सेस इन पार भी लिखा था। यहाँ वो चीज आपकी नहीं होगी, लेकिन स्प्लिट वैसे ही हो रहा है, डिक्रीज पार वैल्यू एंड इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अ स्टॉक स्प्लिट changes the par value per share but does not affect any balances of the stockholder, यानी स्टॉक होल्डर की इक्विटी वही रहेगी, ठीक है, टोटल इक्विटी वही रहेगी, लेकिन अगर आप यही पीछे वाला देखें, अगर जो हमने किया है इसमें अगर ये वाला पार्ट ना हो, ये वाला पार्ट ना हो, तो आपका क्या होगा, आपका जो आपकी ये वैल्यू जो है टोटल वैल्यू सेम रहेगी और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं आगे। और सर यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स या तो डबल हो जाएंगे या ट्रिपल हो जाएंगे, मतलब इस लिहाज से इंक्रीज होंगे या कुछ और? जी 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 जी, ये आगे एग्जांपल आ गई इसकी, देखें ग्राफिक इसका बिल्कुल सेम है जैसे स्टॉक डिविडेंड का था, ठीक है। उसमें स्टॉक डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे थे, फिर आप इशू कर रहे थे, इसमें आप क्या करेंगे, स्प्लिट हो जाएंगे खुद से, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड इंक्रीजेस बट परसेंटेज ऑफ कंपनी ओन्ड रिमेन्स द सेम। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, कॉमन स्टॉक 500,000 का है, 500,000 का ही रहा, और आपका ये कॉमन स्टॉक आ रहा है, ठीक है, ये इसमें कोई एंट्री नहीं हो रही, ठीक है। टोटल पेड इन कैपिटल सेम है जी, ठीक है, टोटल रिटेन अर्निंग भी सेम है, टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी भी सेम है, लेकिन आपने एक शेयर की जगह ये बता रहा है कि 50,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक है ऑन 2 for 1 बेसिस, ठीक है। 2 for 1 बेसिस का मतलब क्या है कि स्प्लिट इनटू पार्ट्स। जिसके पास एक शेयर है ना, एक की जगह 2 हो जाएंगे, बिल्कुल। यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 और 1, एक है तो एक की जगह 2 हो गए, डबल हो गए, स्प्लिट कर दिया आपने। तो 50,000 शेयर्स थे तो 2 for 1 हुआ, तो आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंक्रीज हो गए, 100,000 हो गए, तो आपकी पार वैल्यू कहां चली गई, हाफ पे चली गई। 50,000 थे पहले, पार वैल्यू $10 थी, अब $5 हो गई। तो ये आप करते इसीलिए हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू को आप इससे गिराने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा और आपकी मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब स्टॉक मार्केट में आप बेहतर हो जाते हैं। स्टॉक स्प्लिट की जिनको जरूरत होती है उन्हीं का स्टॉक स्प्लिट किया जाता है, ठीक है जी। पार वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई या स्टेटेड वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाती है, इसमें ऊपर कुछ नहीं होता, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसको खुद पढ़ लीजिएगा स्प्लिट की, तो सम टाइम जरूरी होता है स्प्लिट करना ना। ये वॉन बुफे की एक कंपनी है बर्कशायर, वो इसके खिलाफ था, लेकिन उसके शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो फिर उसने आखिरकार उसने कहा भी ओके जी आप इसको स्प्लिट कर देने, 50 शेयर्स टू 1 शेयर, ठीक है, वो स्प्लिट किया था उसने।
आ जाए जी रिटेन अर्निंग के ऊपर, रिटेन अर्निंग के ऊपर आ जाए जी। व्हाट इज रिटेन अर्निंग? नेट इनकम इंक्रीजेज रिटेन अर्निंग। नेट इनकम जितनी भी आती है आपकी, वो कहां पे आती है? हमने पहले जो देखी थी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, हम सिंपली उसको ओनर इक्विटी के अंदर ऐड कर देते थे। अब हम ओनर इक्विटी के भी पार्ट्स बना रहे हैं ना, पेड इन कैपिटल और रिटेन अर्निंग। तो हम कहते हैं कि जो इनकम आएगी वो कहां रिपोर्ट होगी? वो रिटेन अर्निंग के अंदर रिपोर्ट होगी। तो नेट इनकम आपकी कहां रिपोर्ट होती है? रिटेन अर्निंग के अंदर रिपोर्ट होती है। तो नेट इनकम आपकी इंक्रीज कर देती है रिटेन अर्निंग को, इंक्रीजेज रिटेन अर्निंग। एंड अ नेट लॉस, नेट लॉस होगा तो वो वाइप आउट कर देगी आपके प्रीवियस प्रॉफिट्स को, तो वो उसको डिक्रीज कर देगी। ठीक है। पार्ट ऑफ स्टॉक होल्डर्स क्लेम ऑन द टोटल एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। रिटेन अर्निंग को क्या कहते हैं हम? ये पार्ट ऑफ स्टॉक होल्डर्स क्लेम है, ठीक है, ऑन द टोटल एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, कि कितने जो भी आपकी रिटेन अर्निंग है ये उसका हिस्सा है। ठीक है। डेबिट बैलेंस रिटेन अर्निंग इज आइडेंटिफाइड एज अ डेफिसिट। तो अगर रिटेन अर्निंग के अंदर नेगेटिव बैलेंस आ जाता है तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं, यानी लॉस कहते हैं। रिटेन अर्निंग का यानी डेबिट बैलेंस अगर आ जाएगा अगर, तो वो क्या होगा? नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो अगर डेबिट बैलेंस इसका आ जाएगा तो इसका मतलब है लॉस, आपको इसके अंदर लॉस आ रहा है। फिर जब आप स्टॉक होल्डर्स इक्विटी निकालेंगे तो पेड इन कैपिटल के अंदर रिटेन अर्निंग को ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पैरेंथेसिस के साथ। ये हमें पता है इसका, ठीक है। तो ये आपका रिटेन अर्निंग के अंदर लॉस आ रहा है, ठीक है, 50,000 का। टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आपकी 750 बन रही है। कॉमन स्टॉक आपके पास 800,000 का, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ वॉलंटेरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, हम इनकी डिटेल के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि इसके अंदर हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके ऊपर, इनकी वैल्यू के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल, लीगल तो आपकी हो जाएंगी ना, अपना जो आपका रेगुलेटर होगा उसकी तरफ से हो जाएंगे, यानी आप कौन सा काम कर सकते हैं रिटेन अर्निंग के साथ, कौन सा नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने देखा था, हमने कहा कैश डिविडेंड हमने पे करना हो तो हम रिटेन अर्निंग से पे कर सकते हैं। अभी कोई काम आप रिटेन अर्निंग से नहीं कर सकते तो वो आपकी रिस्ट्रिक्शन होगी कि आप रिटेन अर्निंग को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और कंट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी? अगर आप कोई अपना उसके अंदर है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, किसी के साथ वेंचर है कोई, दो कंपनीज का, तो उसके अंदर आपने रिटेन अर्निंग को कैसे यूज करना है? यानी एक तरह की आप सब काइंड ऑफ पार्टनरशिप आप कह लें, इट्स नॉट एग्जैक्टली द पार्टनरशिप, लेकिन उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई आप अपने रिटेन अर्निंग को यहाँ यहाँ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन क्या है? यानी आपने इसके अंदर पैसे रख रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं जी इसमें से पैसे खर्च नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हमने प्लांट लगाना है नया, तो आपकी वॉलंटरी होगी। तो ये आपकी डिस्क्लोजर है। यहाँ पे एक कंपनी है टेक्ट्रॉनिक्स इनकॉर्पोरेशन, तो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप यहाँ पे लिखते हैं कि भाई क्या क्या आपका होता है। सर्टन ऑफ द कंपनीज डेट एग्रीमेंट्स रिक्वायर कंप्लायंस विद द डेट कन्वेनेंट्स, ठीक है। कॉन्वेनेंट जो है वो ज़रा शराइत जो उसकी होती है उसको कॉन्वेनेंट्स कहते हैं। मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द कंपनी इज इन कंप्लायंस विद सच रिक्वायरमेंट्स। द कंपनी हैड unrestricted retained earning of 2 to 3.8 million after meeting those requirements, ठीक है। वो कहते हैं जितने भी डेट रिक्वायरमेंट्स हैं, डेट एग्रीमेंट आपके हैं, यानी किससे आपने लोन लिया हुआ है, तो उसके साथ वो एग्रीमेंट ही होता है ना लोन का, चाहे वो आपने लोन पब्लिक से लिया हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, जहां से भी लिया हो, तो आपके जो भी कंडीशंस हैं डेट कन्वीनियंस की, यानी ये कंडीशंस हम कहेंगे इसको, जो भी कंडीशंस हैं तो वो उसके कंप्लायंस में रहते हैं। तो कहते हैं कंपनी हैड अनरिस्ट्रिक्टेड रिटेन अर्निंग, यानी रिटेन अर्निंग उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी अगर वो 2 to 3.8 मिलियन हो आफ्टर मीटिंग ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स, यानी ये डेट रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के बाद अगर उसका इतना बैलेंस हो तो इस बैलेंस से ऊपर जो है इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यहां तक आप उसको यूज नहीं कर सकते, यानी मिनिमम। यानी ये इस तरह से है जैसे रिजर्व नहीं होता, जैसे रिजर्व नहीं होता, आपने रिजर्व रखा हुआ, ठीक है, आपने रिजर्व रखा हुआ है तो वो आपका रिजर्व एक तरह से, ठीक है।
तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस हो गई इसके ऊपर, रिटेन अर्निंग के ऊपर। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट क्या है? करेक्शन ऑफ एन एरर। आपको लगता है कि पिछले साल के अंदर कोई आपने मिस्टेक कर दी थी, कोई एरर हो गया था आपसे, ठीक है, पिछली स्टेटमेंट में, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो वो आपका जो होगा, मैथमेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है, यानी कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक हो आपकी, मिस्टेक इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आपने कुछ ठीक नहीं किया उसके अंदर, या ओवरसाइट हो गया, यानी आपको नजर नहीं आया, या मिस यूज ऑफ द फैक्ट, कि आप किसी फैक्ट को आपने सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, तो इसकी वजह से आपकी एडजस्टमेंट आ सकती है। लेकिन एडजस्टमेंट होगी क्या? इन्हीं चीजों की वजह से होगी। एडजस्टमेंट मेड टू द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। तो जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो आप बिगिनिंग बैलेंस के अंदर करनी होगी, जब आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस वक्त आपकी रिटेन अर्निंग क्या है उसके अंदर आपने एडजस्टमेंट कर देनी, ठीक है। एग्जाम्पल उसने दी है, ये वुड्स इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप बैलेंस लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी का 1.05 मिलियन, ठीक है, ठीक है, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, और उसमें आपने ऐड की इस साल की जो इनकम है, ठीक है, जो 31 दिसंबर 2014 को आई, ये 1 जनवरी का है, ओपनिंग बैलेंस प्लस इनकम इसके अंदर आई, और अगर आपने कोई डिविडेंड्स पे किए हैं तो वो आपके डिविडेंड्स आ गए, डिविडेंड्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपका बैलेंस आ गया 31 को, तो 1.110 जो है आपका ये बैलेंस आ गया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम? ओपनिंग बैलेंस प्लस income for that period less any dividends if paid, and then you will get the balance. अभी इसको ये हमने सिंपल रखा हुआ है, आगे देखते हैं। सर इसमें से डिविडेंड का वैल्यू तो माइनस किया है। हाँ जी, डिविडेंड दे रहे हैं ना, रिटेन अर्निंग में से वैल्यू कम हो रही है क्योंकि आप इनकम पूरी उठा के रिटेन अर्निंग के अंदर ऐड कर रहे हैं ना, तो आप जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो डिविडेंड दे रहे हैं वो प्रॉफिट्स में से दे रहे हैं ना, तो आपके प्रॉफिट सारे यहाँ पे आ गए ना, इकट्ठे हो गए ना यहाँ पे, तो आपका डिविडेंड देने के बाद जो बच गया वो आपकी रिटेन अर्निंग है, रिटेन प्रॉफिट है। बिफोर इशूइंग द रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड December 31 यू डिस्कवर, अब अभी आपको पता चला है एक मिस्टेक का, आप माइक बंद कर दें, मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है आपके माइक के साथ ना, जब बात करना हो तो खोल लिया करें, वरना फिर बंद कर दिया करें कि शोर आपके ना पंखे का काफी ज्यादा आ रहा है। यू डिस्कवर अ 50,000 एरर, ठीक है, आपने देखा कि 50,000 का एक मिस्टेक है, एक एरर है, नेट ऑफ टैक्स, दैट काज द 2013 इन्वेंट्री टू बी ओवरस्टेटेड, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो गई है उसकी वजह से, ठीक है। आपने एक मिस्टेक पकड़ी, वो क्या है? वो मिस्टेक की वजह से क्या हुआ है, आपकी इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो गई है। कौन सी इन्वेंट्री? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ओवरस्टेट हो गई। अगर आपकी ओवरस्टेट हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कैसे निकालते हैं? हमने देखा था मर्चेंडाइजिंग वाले चैप्टर में, हम कहते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हम क्या करते थे, अगर हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते थे ना, परपेचुअल और पीरियोडिक, तो पीरियोडिक में हम काउंट करते थे, काउंट करके उसकी हम निकालते थे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, उसको माइनस कर देते तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता था। अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को ज्यादा कर देंगे, यानी एंडिंग इन्वेंट्री को हम ज्यादा करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी ना, वो अंडरस्टेटेड हो जाएगी। ओवरस्टेटेड इन्वेंट्री कॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू बी लोअर, तो अंडरस्टेट कर देगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडरस्टेट होगी तो क्या होगा? आपकी नेट इनकम जो है वो क्या हो जाएगी? वो हायर हो जाएगी, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप कहते हैं रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम, कहते हैं ना। तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएंगे ना, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएंगे तो आपका नेट इनकम भी इंक्रीज कर जाएगी, ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज करेगी तो नेट इनकम भी इंक्रीज कर जाएगी, तो आपकी नेट इनकम हायर हो गई 2013 में। Would this discovery have any impact on the reporting of the statement of retained earning for 2014? क्या इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? yes, आपका जो बैलेंस आ रहा है पिछले साल का, जनवरी का, ये ठीक नहीं होगा। अगर पीछे नेट इनकम आपने ज्यादा ओवरस्टेट करके दी है, ज्यादा लिखी है,
तो आपकी जो बैलेंस है वो भी ओवरस्टेटेड होगा, ओपनिंग बैलेंस। ऐसे ही है ना, ओपनिंग बैलेंस आपका ओवरस्टेटेड होगा। ओके लेट्स सी, देखते हैं इसको। ठीक है, पहले क्या था जी, 1.05 था, वही जो पिछली पिछली स्लाइड के ऊपर हमने देखा, 1.05 मिलियन। ठीक है, तो 1.05 मिलियन आपको 50,000 का मिस्टेक मिला, तो उसकी एडजस्टमेंट आप डालेंगे यहाँ पे, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, एरर करेक्शन। तो आपका जो बैलेंस होगा पिछले साल का है, तो बैलेंस के फौरन बाद आपने एडजस्टमेंट डाल देनी। ठीक है, तो 50,000 आप रिड्यूस करेंगे इसमें से। बैलेंस 1 जनवरी का क्या है जी, अब क्या हो गया, नया बैलेंस क्या हो गया, 50,000 आपने निकाल लिया, तो ये बन गया आपका 1 मिलियन। ठीक है, पहले 1.05, बाकी चीजें वैसी रहेंगी, नेट इनकम, डिविडेंड्स, बाकी चीजें वैसी रहेंगी। तो आप देखें वही 50,000 का जो एरर था, उसका इम्पैक्ट आपके इस पे भी पड़ा, और ओपनिंग बैलेंस पे भी पड़ा, और क्लोजिंग बैलेंस पे भी पड़ा, दोनों पे पड़ी, नेट इफेक्ट। तो ये आपकी रिटेन अर्निंग है, अगर उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट होती है तो इस तरह से होती है। ठीक है, यहाँ उसने उसको रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट को बना के दिखाया, ये रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट है। ठीक है, अगर लॉस होता है तो वो डेबिट होता है, ये देखें, इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी डेबिट साइड है, और ये इसकी क्रेडिट साइड है। किन चीजों से क्रेडिट होता है, किन से डेबिट होता है, ये लिखा हुआ है। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट होगी, उससे डेबिट होगा, अगर कोई एरर है नेट इनकम का, ओवर स्टेटमेंट का एरर है। अगर अंडर स्टेटमेंट का होगा तो फिर आपका क्रेडिट होगा। अगर पिछला आपका इनकम कम शो हुई है, अंडर स्टेट हुई है, तो उसका जो एरर आप एडजस्टमेंट डालेंगे, उससे आपका बैलेंस इंक्रीज करेगा। पीछे इनकम कम शो की है, तो उससे आपका बैलेंस इंक्रीज करेगा। पीछे बैलेंस आपने कम शो किया है नेट इनकम का, तो उससे डिक्रीज होगा, वो डेबिट होगा। कैश डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड है, तो वो आपका डेबिट होगा, कम करेगा रिटेन अर्निंग को। और सम डिस्पोजल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, तो अगर आप ट्रेजरी स्टॉक को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं बिलो कॉस्ट, याद रखिएगा, और अबव कॉस्ट करेंगे तब नहीं होगा रिटेन अर्निंग में फर्क, लेकिन अगर बिलो कॉस्ट होगा तो फिर आप क्या करेंगे, वो रिटेन अर्निंग आपकी वाइप आउट होती है। पीछे हमने एग्जांपल भी देखी थी कि हमारे पास 1200 का बैलेंस था, जो पेड इन कैपिटल एक्सेस इन पार ऑफ ट्रेजरी स्टॉक जो था, 1200 का बैलेंस था, वो हमने वहां से लिया था, जबकि हमें लॉस हो रहा था 2200 का। तो 1000 की आपकी रिटेन अर्निंग वाइप आउट हो गई थी, डेबिट हो गई थी, तो वो आप यहाँ से डेबिट कर दें। ये पूरा आपने उसको रिटेन अर्निंग का बता दिया। ठीक है, लें जी, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, देखें जी। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिपोर्टेड इन अ रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। एक रिपोर्ट नहीं होता, क्या रिपोर्ट नहीं होता, कैश और कैश डिविडेंड, यस ये तो रिपोर्ट होते हैं, अभी हमने देखा। नेट इनकम एंड नेट लॉस, यस ये रिपोर्ट होती है। सम डिस्पोजल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक बिलो कॉस्ट, ये भी मैंने बात किया जस्ट। तो बिलो कॉस्ट जो होता है डिस्पोजल ट्रेजरी स्टॉक का, वो वाइप आउट करता है रिटेन अर्निंग को, यस ये रिपोर्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, सेल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक अबव कॉस्ट, नहीं ये रिपोर्ट नहीं होता यहाँ पे। ये कहाँ रिपोर्ट होता है, एक्सेस इन पार किधर जाता है, वो तो पेड इन कैपिटल में जाता है, रिटेन अर्निंग में नहीं आता। जब अबव कॉस्ट जाता है तो एक्सेस इन पार होता है ना, ट्रेजरी स्टॉक पेड इन कैपिटल, ट्रेजरी स्टॉक एक्सेस इन पार, तो वो जाता है पेड इन कैपिटल के अंदर, तो वो यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, तो ये आपका नहीं रिपोर्ट होता, बाकी तीनों रिपोर्ट होते। ठीक है, तो देखें जी, ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव आपकी स्टेटमेंट आ गई। इसमें रिटेन अर्निंग के लिए वो कहता है सी नोट आर, आर नोट क्या है जी, रिटेन अर्निंग इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक 80,000। ठीक है, 80,000 तक का आप जो है वो ट्रेजरी स्टॉक वाइप आउट कर सकते हैं, 80,000 तक का, इसमें से इससे ज्यादा नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है इसकी। ठीक है, बाकी ये सेम है, हमने अभी देखा था पीछे भी। ये आपका प्रेफर्ड स्टॉक वही अमाउंट है, सारा कुछ लिखा हुआ है। ऑथराइज्ड क्या है, कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है, इशूड कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है, पार वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू पे पहले लेते हैं। ठीक है, कॉमन स्टॉक कितना है, स्टेटेड वैल्यू पे कितना है, ऑथराइज कितना है, इशूड कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है, सारा कुछ लिख लिया आपने। और कॉमन स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेबल जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो कि अभी
आपका अनाउंस हुआ है लेकिन इशू नहीं हुआ, अनाउंस हुआ है इशू नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेबल है, तो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल कैपिटल स्टॉक आ गया। एडिशनल पेड इन कैपिटल का जो है वो इन एक्सेस ऑफ पार आ गया, यानी आपका प्रीमियम है। प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर प्रीमियम है आपका, ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर। ठीक है, दोनों के ऊपर प्रीमियम इसके अंदर लिख लिया। टोटल एडिशनल पेड इन कैपिटल आपका आ गया ये। ठीक है, टोटल पेड इन कैपिटल आपका, ये इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया आपने, तो ये आ गया। और रिटेन अर्निंग आपकी ये रिपोर्ट हो रही है वहीं से, पीछे से रिपोर्ट हो रही है। ठीक है, 1.16 अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाई थी ना, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगी। टोटल पेड इन कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग ये हो गई, लेस ट्रेजरी स्टॉक आपका 10,000 से जो है वो है, तो वो आपका यहाँ पे इसको कम कर देगा 80,000 से। ठीक है, तो टोटल आपकी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आ गई, तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ गई। तो वी हैव कवर्ड द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, या आप इसको कह सकते हैं ये जो पार्ट है जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, आईएफआरएस में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, या आप जिसको स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी कहते हैं, ये वो है कॉर्पोरेशन की स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है। इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेशन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपकी हो गई। ठीक है, अब आ गया आपका एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर बस 2 स्लाइड्स हैं, देख लेते हैं। रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, हम देखते हैं क्या हमें रिटर्न मिला है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स। कॉमन स्टॉक होल्डर्स को कितनी इनकम आपकी अवेलेबल है वो हमने निकाली थी पीछे, अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर के अंदर हमने कहा कोई प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को हमने देना है, जो आपने डिविडेंड अनाउंस किया है, जो इनकम आपने उनको दी है, या जो इनकम आपके पास अवेलेबल है नेट इनकम कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए, उसको आप डिवाइड कर देते हैं एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के साथ, तो आपके पास रेशियो आ जाती है कि कितने डॉलर्स नेट इनकम के आपके मिल रहे हैं, how many dollars of net income the company earned for each dollar invested by the stockholders. ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोलते हैं इसको, रिटर्न ऑन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी लिखा हुआ है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसको कॉमनली हम बोलते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि आपने कितने डॉलर अर्न किए हैं एवरी डॉलर ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना, $1 जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिला, परसेंटेज में आता है ये। ठीक है, अच्छा जी, इसको देखें जरा। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया था कि हम कारपोरेट की इनकम स्टेटमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नोट्स होते हैं जिसमें सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। तो हमने जो मर्चेंडाइजिंग के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था ना, सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट ही है। आपने सेल्स रेवेन्यू लिखा, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया, ये आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास, या ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो उसमें आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग इनकम आ गई आपके पास। अदर रेवेन्यूज एंड गेन्स आपने ऐड कर दिए, और अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, बिल्कुल वही स्टेटमेंट है। ठीक है, और इनकम बिफोर इनकम टैक्स ये आ गए, इनकम टैक्स ये आ गया आपका कट गया, और नेट इनकम ये आ गई। ठीक है, तो ये आपकी इनकम आ गई। ये हमें क्यों चाहिए, ये हमें क्यों चाहिए, जरा पीछे जाए तो, ये हमें चाहिए किस लिए चाहिए जी, ये जो हमारे पास फार्मूला है यहाँ नेट इनकम आ रही है ना, नेट इनकम के लिए सर। हाँ इसके लिए चाहिए। तो हमने ये इनकम मिल गई यहाँ से 109,200, 109,200। ठीक है, इसी तरह से आप अर्निंग पर शेयर भी निकाल सकते हैं। एक तो आपने रिटर्न ऑन इक्विटी निकाली है ना, तो आपके एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी के साथ आप, या जो है कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी के साथ आप उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास डॉलर्स में वैल्यू आएगी, ये दोनों डॉलर्स की वैल्यू है, नेट इनकम और कितनी आपकी इक्विटी के अंदर वैल्यू लगी है वो, यानी कितने डॉलर्स आपकी नेट इनकम रही, कितने डॉलर्स आपके कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के अंदर हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अब हम एक और चीज देख रहे हैं, हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर के ऊपर हमारी अर्निंग कितनी हुई है। ठीक है, रेशियो इंडिकेट द नेट इनकम अर्नड बाय ईच शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक। तो इसमें हम सिर्फ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को लेते हैं, जो ट्रेजरी स्टॉक है उसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जो ट्रेजरी स्टॉक है उसको हम इंक्लूड नहीं करते इसके अंदर, और ये हम अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं कि एक शेयर के ऊपर आपकी अर्निंग कितनी है। इसमें भी आप नेट इनकम लेते हैं, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, अगर कोई प्रेफर्ड डिविडेंड आपने दिया वो माइनस कर देंगे आप, और वेटेड एवरेज कॉमन शेयर्स। ठीक है, तो आपके जो कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वेटेड का मतलब ये है कि अगर वो साल के अंदर उनकी वैल्यू चेंज होती रही है तो उसकी एक एवरेज निकाल लेंगे आप। ठीक है, एवरेज निकाल लेंगे, तो ये आपकी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। एक क्वेश्चन और आ गया, बस वी आर अबाउट टू एंड, ये मेरे ख्याल में आखिरी स्लाइड है या इससे अगली आखिरी स्लाइड है। इनकम स्टेटमेंट फॉर नाडीन इनकॉर्पोरेशन शो इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस 700,000, इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है 210,000 है, एंड नेट इनकम जो है उसकी वो है 490,000। ये इसमें से माइनस करेंगे तो 490,000 ही आता है ना। ठीक है, इफ नडीन हैज 100,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं जी, 100,000 है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ये आपकी नेट इनकम हो गई, इसमें प्रेफर्ड स्टॉक की तो वैल्यू नहीं दी हुई ना, 490,000 डिवाइडेड बाई 100,000, तो क्या आएगी, 4.9 आएगी ना पर शेयर आपकी। अर्निंग पर शेयर कितना आया, ईपीएस, इसको हम शॉर्ट में ईपीएस लिखते हैं, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस कितना आया आपकी, नेट इनकम डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने, 100,000 थे, तो ये वाला होगा ये ऑप्शन 4.9। ठीक है, देख लें ये निकाली है उसने, नेट इनकम ये लिखी हुई है, ये नेट इनकम है, और डिवाइड बाय ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, अगर प्रेफर्ड स्टॉक का कोई डिविडेंड होगा तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर शेयर्स की तादाद ड्यूरिंग द ईयर चेंज होती रही है तो फिर आप एवरेज ले लेंगे उसकी। ठीक है, एवरेज ले लेंगे, दैट्स ऑल। आगे आईएफआरएस की कुछ चीजें हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंसेस क्या हैं, वो टर्मिनोलॉजीज वगैरह और ये वो इनकी, इनका ही फर्क होगा, और कोई नई चीज नहीं है उसके अंदर। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर कॉर्पोरेशंस। इसका भी क्विज में डाल दूंगा आपको, इसकी स्लाइड्स भी डाल दूंगा। अभी ये बोलें कि कोई क्वेश्चन है, कंपनी इशू न्यू स्टॉक्स, 1 बिलियन जी के शेयर होल्डर्स। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, आप यहाँ पे लिख रहे होते तो मुझे नहीं पता चल रहा होता जब मैं स्लाइड के ऊपर होता हूँ। एनी क्वेश्चन, 2 मिनट्स, इफ यू विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन इन 1 मिनट तो फिर मैं क्लोज करता हूँ सेशन, 1 और 2 मिनट।